वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपका एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है, 9th क्लास थर्ड चैप्टर ऑफ द साइंस। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारे सराउंडिंग जितने भी सब मटेरियल्स हैं हम जानते हैं कि वो सभी मैटर हैं। तो मैटर जो है पर्टिकुलर किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बना है, ठीक है। तो वो जिस पर्टिकुलर चीज से मिलकर के बना है उसे हमने नेम दे दिया एटम, ठीक है। तो जैसे कि हमने हमारे जो पुराने फिलोसफर्स हुआ करते थे, इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, वो क्या कहते थे, उनका कहना ये था कि जो पदार्थ है उसको बेसिकली आज हम मैटर कहते हैं। जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। तो परमाणु किसे कहा गया? परमाणु दैट इज द एटम, ठीक है। तो एटम को जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु। सारी बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली जो मैटर है वो एटम से मिलकर के ही बना है। सपोज जैसे कि ये चौक है, तो चौक जो है चौक के अंदर बेसिकली छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल्स लगे हैं जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट से ये चौक बना है, ठीक है। अब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट है, दैट इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल देखिए किससे बना है? कैल्शियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से। मतलब तीन चीजें इसके अंदर लगी हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ये सभी क्या हो गए? एटम्स हो गए। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखिए जैसे आयरन का कोई टुकड़ा है, तो आयरन का टुकड़ा किससे बना है? आयरन के छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। इस तरह से कोई भी हमारे सराउंडिंग जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितने भी सब मैटर्स हैं वो बेसिकली एटम से मिलकर के बने हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल से सभी मटेरियल तैयार होते हैं। तो बेसिकली हमारी केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो एटम्स का बहुत बड़ा रोल है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आज के टाइम हम शुरू करते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री की बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो वहां पर सबसे पहले हमें दो लॉ पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो वो लॉ कौन से हैं? तो लॉ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें दो लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की शुरुआत जो है, सबसे पहले तो आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको समझना जरूरी है इन दो लॉ के बारे में। तो सबसे पहला लॉ कौन सा है? सबसे पहले इन लॉ के नाम याद रखिए। सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द सेकंड इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम दोनों लॉ पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन इन लॉ की स्टडी करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स क्या लॉ है ये ध्यान दीजिए। ये लॉ ये कहता है, ये नियम ऐसा एक नियम है जो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंज। अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई फिजिकल चेंज हुआ है तो वहां पर मास जो है एज इट इज रहेगा। इस बात को समझिए क्या कहना चाहते हैं। सपोज आपके पास 1 किलोग्राम आइस है, ठीक है। 1 किलोग्राम आइस है, आपने क्या किया? इसे हीट किया। हीट को जो है बेसिकली इस तरह से डेल्टा बना करके मेंशन कर देते हैं कि दैट इज द साइन ऑफ द हीट, ठीक है। तो आइस को हमने क्या किया? हीट दिया, मतलब उसे टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर लेकर के गए। तो आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दैट विल बी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल वाटर। थोड़ा सा हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो मतलब आइस से वाटर बन गया। अब आइस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। जो वाटर बना है उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? H2O। मतलब यहां पर 1 किलो आइस जो है 1 किलो पानी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या है? फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्ट करने वाला क्या है? आइस। आइस को हमने हीट दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब जितना बर्फ था उसका उतना ही पानी मिल गया। आ रही बात समझ में? तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर थे उतने ही प्रोडक्ट में मिल गए। मतलब फिजिकली चेंज हुआ,
देखिए फिजिकल स्टेट क्या थी, दैट इज द सॉलिड। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल जितने 1 किलो आइस में थे उतने 1 किलो वाटर में रहेंगे। हमारी बात समझ, आइस मतलब जो बेसिकली H2O जो फॉर्मूला है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। आइस किससे बना है? वाटर से तो मिलके बना है। तो जितना वाटर, जितना आइस हमने लिया था उसका उतना ही वाटर मिलेगा, इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारी बात समझ में, ठीक है। अगर सपोज इसको और हीट दे दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम मतलब भाप होगी, ठीक है। वेपोरेशन हो जाएगा, तो वेपोरेशन होने के बाद जो ये वाटर वेपर्स होंगे इनका मास भी 1 kg होगा। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल और द केमिकल चेंज। ये सबसे पहला नियम आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो था हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल। उसके अलावा मैं आपको एक केमिकल चेंज का एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज आपके पास 1 किलो मिल्क है, ठीक है। 1 किलो मिल्क को हमने क्या करना है? कर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो जितना मिल्क है उसका उतना ही तो कर्ड बनेगा। हमारी बात समझ में, जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उसका प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। समझ में आ गया, ठीक है। सपोज 1 किलो लकड़ी है, 1 किलो लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा? हम कहेंगे कि इसका जो ऐश बचेगा, उसकी जो राख बचेगी वो थोड़ी सी बचेगी, लेकिन बाकी का कहाँ गया? बाकी का क्या क्या बन गया उनका? उसका स्मोक बन के एटमोस्फेयर में फैल गया। तो मतलब अगर हम स्मोक का मास और उस ऐश का मास, जलने के बाद जो लकड़ी का जो मास बचा है, ठीक है, उनको अगर हम प्लस कर दे, जोड़ दें, तो हमारा टोटल जो है वही बनेगा जितनी लकड़ी हमने जलाई थी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है उतना ही रहेगा। मतलब हम जो है मास को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये चौक है, ठीक है। तो इस चौक को मैंने बोला कि भाई इसका मास बताओ कितना है, इसके बाद इसका मास जितना है, उसके बाद इसे आपने डिस्ट्रॉय करना है। तुम क्या करोगे? इसको बारीक बारीक पाउडर बना दोगे और उसे उड़ा दोगे। हमें लगा कि डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसके एटम्स जितने थे वो बिखर गए दूर दूर, लेकिन रहेंगे उतने ही। जगह तो देखो उसने अपनी घेरनी है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। सबसे पहला लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। सेकंड लो देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि सपोज कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर मास इनका रेशियो जो है वो फिक्स रहता है। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे सपोज ये H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं इन पर्टिकुलर एटम्स, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अगर मैं इन सबके मास को लिखूं और उसके बाद उसका अकॉर्डिंग टू देयर मास उनका रेशियो निकालूं तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद रेशियो निकालेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बन जाएगा? 1:8। तो ये जो है एक फिक्स्ड रेशियो है, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर मास दे हैव द फिक्स्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब स्थिर प्रोपोर्शन इनका हमेशा डेफिनेट रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमेशा 1:8 प्रोपोर्शन में वो कंबाइन करेंगे। हरी बात समझ में? ये था एक छोटा सा एग्जांपल वाटर को लेकर के, ठीक है, जिससे मैंने आपको इस लॉ के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अगर हम किसी और एग्जांपल की बात करें, सपोज हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शंस निकालो भाई, जो अकॉर्डिंग टू देयर मास इनका प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, अभी आपको एकदम से याद नहीं होंगे सभी ये मास, भाई किसका कितना है किसका कितना है। तो अभी मैं आपको रफली बता दूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये याद भी रहने लग जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं, कार्बन का जैसे कि एटॉमिक नंबर आपको कितना है? एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका एटॉमिक मास जो है लगभग डबल होता है, ठीक है। लगभग की बात है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसके डबल ही मिलेगा आपको। अब जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा लगभग उसके डबल उसका एटॉमिक मास होगा। ये ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम एक, जब आप इनके सभी के
एटॉमिक मास जो है वो देखोगे तो लगभग आपको डबल ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह से कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 टू जा कितना हो गया 32। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 32। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन इनका रेशियो लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें। कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3:8। सब बच्चों को आता है ना सिंप्लीफाई करना, तो आता ही है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अकॉर्डिंग टू देयर मास कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा 3:8 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह से वाटर का हमने कंसीडर कर दिया। H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसी भी कंपाउंड का आप किसी मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल करके अपनी डेफिनेशंस देख सकते हैं, उसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, उसे और भी अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।